कभी सोचा है कि हमारे घर के बाहर जो सड़क है, नलों में जो पानी आता है या जो रोज कचरा उठता है, इन सब चीजों के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब मालूम है, भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में छिपा है और इसे हम कहते हैं 74th संशोधन। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो असल में कौन चलाता है हमारे शहर? क्या ये राज्य सरकार है या केंद्र सरकार या फिर कोई और ही है? जवाब हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसकी जड़ें हैं 1992 में हुए एक जबरदस्त बदलाव में। देखिए, 74वें संशोधन का जो मूल आइडिया था वो था लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक पहुंचाना। इसने शासन का एक तीसरा स्तंभ बनाया, मतलब एक ऐसी सरकार जो हमारे सबसे करीब हो, हमारे मोहल्ले की, हमारे शहर की सरकार। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, 1992 से पहले नगर पालिकाएं पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर थी, एक तरह से उनके रहमो करम पर। लेकिन 74वें संशोधन ने उन्हें एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब वो सिर्फ एक इकाई नहीं रही, बल्कि एक ताकतवर और स्वतंत्र सरकार बन गई। तो ये स्थानीय स्वशासन है क्या चीज? इसका मतलब बहुत सीधा है, स्थानीय लोगों का स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय स्तर पर शासन। ये संशोधन इसी पावरफुल विचार को शहरी भारत की हकीकत बनाता है। अच्छा, तो ये स्थानीय सरकारें दिखती कैसी हैं? इनका स्ट्रक्चर क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संशोधन शहरी निकायों को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। देखिए, सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हर आकार के शहर के लिए फिट हो। जो इलाके अभी गांव से शहर में बदल रहे हैं, वहां बनती है नगर पंचायत। जो छोटे शहर हैं, वहां होती है नगर परिषद। और दिल्ली, मुंबई जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनके लिए होता है नगर निगम। और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। छोटा नगर पंचायत, मध्यम परिषद और बड़ा निगम, बस इतना ही है। और अब बात करते हैं इस संशोधन के एक सबसे क्रांतिकारी पहलू की, आरक्षण। इसने ये पक्का किया कि नगर पालिकाओं में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सच कहूं तो ये स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का दरवाजा खोलने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। देखिए, लोकतंत्र में स्थिरता बहुत जरूरी है, इसीलिए हर नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स किया गया है। और अगर किसी वजह से इसे समय से पहले भंग कर भी दिया जाए, तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराना जरूरी है। ठीक है, बनावट तो समझ आ गई, लेकिन ये नगर पालिकाएं असल में करती क्या हैं? चलिए अब जरा इनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में बिल्कुल साफ साफ 18 काम बताए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी नगर पालिकाओं को दी जा सकती है, और ये लिस्ट सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। देखिए, ये सब वही चीजें हैं जो किसी शहर को रहने लायक बनाती हैं। शहर की प्लानिंग कैसी होगी, साफ पानी आएगा या नहीं, सड़कें ठीक ठाक हैं, कचरा मैनेजमेंट, पार्क, ये सब अब स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। इन सारे कामों का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है: पानी, रोशनी, सड़क, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, योजना। भाई, यही है स्थानीय स्वशासन की असली नींव। अब आते हैं दो सबसे जरूरी सवालों पर। भाई, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? और ये कैसे पक्का किया जाता है कि चुनाव निष्पक्ष और समय पर हों? तो पैसे का इंतजाम होता कैसे है? पहला, नगर पालिकाओं को कुछ टैक्स लगाने का अधिकार मिलता है। और दूसरा, हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग बनता है जो ये तय करता है कि राज्य की कमाई का कितना हिस्सा इन स्थानीय सरकारों को मिलना चाहिए। और हाँ, निष्पक्ष चुनाव के बिना तो लोकतंत्र अधूरा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी है राज्य चुनाव आयोग की। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि स्थानीय सरकार के चुनाव सही समय पर और सही तरीके से हों। अच्छा, स्थानीय स्तर पर काम करना तो ठीक है, लेकिन इन योजनाओं को एक बड़े इलाके के विकास से कैसे जोड़ा जाता है? यहीं पर रोल आता है योजना समितियों का। अब देखते हैं कि ये सब प्लान्स एक साथ कैसे काम करते हैं। पूरे जिले के लेवल पर एक जिला योजना समिति यानी डीपीसी होती है जो गांव और शहर की योजनाओं को एक साथ लाती है। और बड़े महानगरों में एक महानगरीय योजना समिति यानी एमपीसी होती है जो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार करती है। तो चलिए फटाफट एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं। मुख्य बातें क्या हैं? यह है 74वां संशोधन जो 1992 में आया। इसने संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची को जोड़ा, 5 साल का कार्यकाल और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को जरूरी बनाया।
बस यही है इसका सार। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ये संशोधन कागज पर तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र का ये तीसरा स्तंभ हमारे